गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 में आपका ये साइंस में लास्ट चैप्टर बचा है, चैप्टर 17 गार्बेज इन गार्बेज आउट। फर्स्ट पैरा ऑफ दिस चैप्टर इज ह्यूमंस जनरेट ए ह्यूज अमाउंट ऑफ गार्बेज एवरी डे। अब हम ह्यूमंस हैं, डे बाई डे हमारे घरों में, हमारे हॉस्पिटल्स, ऑफिस में गार्बेज बनता है, निकलता है, हम उसे रिलीज़ करते हैं। जो भी चीज़ हमारे लिए यूज़फुल नहीं है हम उसे थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं, और वही गार्बेज है। जितना भी अनयूज्ड मटेरियल है जिसे हम यूज़ नहीं करते उसे हम एज ए गार्बेज डिस्कार्ड कर देते हैं, विच गेट्स डम्प्ड अलॉन्ग द रोड्स इन एम्प्टी स्पेसेस और फाइंड्स इट्स वे इन आवर वाटर बॉडीज़। अब हमारी यही एक गलती है कि हमारा कचरा जो भी हमारे घरों से हम निकाल रहे हैं उसे रोड्स पर फेंक देना या एम्प्टी स्पेसेस पे, फिर वो हमारी वाटर बॉडीज़ में एंटर हो जाता है और वो ऐसे ही हमारे रोड साइड्स पर और जो भी हमारे नियर बाय एरियाज़ होते हैं, ग्राउंड्स होते हैं, लोकेलिटी होती है, वहाँ पड़ा रहता है और पॉल्यूशन क्रिएट करता है, गंदगी क्रिएट करता है। उसके अंदर जर्म्स और बैक्टीरियाज डेवलप होने लगते हैं। लेट्स लर्न अबाउट वाई वी शुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज वी प्रोड्यूस एंड द वेरियस वेज इन विच वी कैन रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल गार्बेज। अब हम इस चैप्टर के अंदर 3R पढ़ेंगे, विच इज़ रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। यानी कि किसी गार्बेज में अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम दोबारा रीयूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रिवेंशंस पढ़ेंगे, कुछ मेजर्स पढ़ेंगे कि हमें हमारे जो अमाउंट ऑफ गार्बेज हम जो रिलीज़ कर रहे हैं उसे हमें कैसे कम करना चाहिए और हम उनका रिसाइकलिंग कैसे कर सकते हैं। हमने देखा ही है, नॉर्मली हमारे घरों पे कचरे वाला आता है और प्लास्टिक रद्दी वाला, तो हम उस कुछ लोगों को मेटल की चीज़ें दे के पैसे ले लेते हैं, कुछ को प्लास्टिक की बॉटल्स दे देते हैं, कुछ लोगों को हमारी रद्दी जो भी पेपर्स वगैरह होते हैं हमारे, वो उन्हें बेच देते हैं, सोल्ड आउट कर देते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें रिसाइकलिंग के लिए जाती हैं, वहाँ ये रिसाइकल होती हैं और दोबारा इनका रीयूज़ होता है। टाइप्स ऑफ वेस्ट, वी डिस्कार्ड थिंग दैट आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। डिस्कार्ड का मतलब होता है रद्द कर देना, किसी चीज़ को यूज़ नहीं लेना। तो जिन चीज़ों की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जिनका हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हम उसे रद्द कर देते हैं, फेंक देते हैं। गार्बेज और वेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन इट्स एबिलिटी टू रोट, डिके और डिग्रेड और नॉट। अब देखिए, जितना भी कूड़ा करकट है, वेस्ट मटेरियल्स हैं जो भी हमारे घरों से, स्कूल से, हॉस्पिटल से निकलते हैं, उन सबको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। और किसके बेसिस पे करा है हमने इन्हें डिवाइड? डिपेंडिंग अपॉन इट्स एबिलिटी टू रोट, यानी सड़ने की एबिलिटी पर, डिके और डिग्रेड, यानी वो सड़ता है, रोट होता है, या जितना डिग्रेड होता है या नहीं। इन 2 चीज़ों पे हमने इन्हें कैटेगराइज कर दिया है। नॉर्मली प्लास्टिक को रोट होने में, डिग्रेड होने में सालों लगते हैं, सालों लग जाते हैं। और जितनी भी आपके पेपर है या कोई भी कपड़े से बनी कोई चीज़ है, वो सब इजीली डिग्रेड हो जाती हैं कुछ सालों के बाद। लेकिन प्लास्टिक ऐसी चीज़ है, मेटल्स का जो पॉल्यूशन, मेटल वेस्ट जो है, प्लास्टिक वेस्ट जो है, इन्हें डिग्रेड होने में, रोट होने में, सड़ने में ज़मीन के अंदर काफ़ी वक्त लगता है। इस वजह से प्लास्टिक और मेटल की जितनी भी चीज़ें होती हैं ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं हमारे एनवायरनमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, ए चॉकलेट रैपर, एन ओल्ड न्यूज़पेपर, ब्रोकन फर्नीचर एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट पील्स। अब देखिए, ये सारी 4 चीज़ें दी गई हैं। आप चॉकलेट का रैपर जो होता है, रैप जिसमें आप उसको रैप करके लेकर आते हैं हम, पन्नी उसकी, एक पुराना न्यूज़पेपर है, ब्रोकन फर्नीचर, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के छिलके, पील्स उसके, तो ये सारा हमारा गार्बेज है। वी कॉल दीज अनवांटेड थिंग्स और वेस्ट मटेरियल्स बाय मैनी नेम्स सच एज ट्रैश, रबिश, जंक, रिफ्यूज़, गार्बेज एक्सेट्रा। अब हम इन्हीं सारी चीज़ों को, ये सब अनवांटेड चीज़ें हैं, अनवांटेड थिंग्स है, ये सब हमें नहीं चाहिए। पुराना अखबार जो बहुत ओल्ड न्यूज़पेपर है, ये हम चॉकलेट ख़रीदते हैं तो उसका रैपर हम फेंक देते हैं। जो टूटे पुराने फर्नीचर हैं आपके, जिन पे कीड़े लग गए, जिनके वुडन के बने हैं या जिनके मेटल के बने हैं, उन पे जंग लग गए, और हमारे छिलके जो होते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के, हम इन सबको या तो ये सब अनवांटेड थिंग्स हैं, वेस्ट मटेरियल है, जिन्हें हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ट्रैश भी कहते हैं, रबिश भी कहते हैं, जंक भी कहते हैं, जंक यार्ड्स होते हैं, रिफ्यूज़ भी कहते हैं, और गार्बेज भी कहते हैं, कचरा एक्सेट्रा। नाउ, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, waste is that wrought by the action of organisms such as bacteria and fungi are called biodegradable waste। अब देखिए, यहाँ एक वर्ड आया बायो का वर्ड, बायोलॉजी यानी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। अब ऐसे वेस्ट जिन्हें अगर हम कहीं ज़मीन में ज़्यादा वेस्ट इकट्ठा हो जाए तो ज़मीन के अंदर खड्डा खोद के उसमें गाड़ दें, डंप कर दें,
तो वो वेस्ट जो हमारे सॉइल के अंदर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई, उनके थ्रू ड्रोट हो जाएं, सड़ जाएं, डिग्रेड हो जाएं। जैसे बॉडीज़ होती हैं, हम जो लोग दफनाते हैं अपनी डेड बॉडीज़ को, हम देखते हैं कुछ सालों बाद, कुछ टाइम के बाद वो डिके हो जाती हैं, मिट्टी में मिल जाती हैं। तो ऐसे ही वेस्ट जो कुछ सालों के बाद, कुछ वक्त के बाद जो मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई, उनके थ्रू डिग्रेड हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं, रोट हो जाते हैं। ये तीनों ही वर्ड्स एक ही कंडीशन को समझा रहे हैं, डिग्रेड हो जाना यानी सड़ जाना। ज़मीन के अंदर ले लिए जाते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेस कहलाते हैं। Organisms such as bacteria and fungi which act on waste are therefore called decomposers। अब वो organisms like bacteria and fungi जो इन वेस्ट के ऊपर एक्ट करते हैं, इन्हें रॉट करते हैं, डिके करते हैं ताकि ये ज़मीन के अंदर मिल जाएं, घुल जाएं, वो डिकम्पोजर्स कहलाते हैं क्योंकि वो इन्हें डिकम्पोज कर रहे हैं। दैट्स वाई वी कॉल देम डिकम्पोजर्स। दे ब्रेक डाउन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड कन्वर्ट दैम इंटू न्यूट्रिएंट्स। अब ये क्या करते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज हैं उन्हें ब्रेक डाउन कर देते हैं और उन्हें न्यूट्रिएंट्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। दैट कैन बी एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स ग्रोइंग इन द सॉइल। और वो किन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, सोख लिए जाते हैं, जो प्लांट सॉइल के अंदर, जिन्हें नरिशमेंट चाहिए, जिन प्लांट्स को, सॉइल ने पहले उन न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करा, फिर उस सॉइल से प्लांट्स अपने अंदर ले लेंगे। Human and animal waste, remains of dead plants and animals and plant products such as fruits and vegetable peels, paper, cloths, leaves, wood, etc. are biodegradable wastes। अब ये जितने भी नेम्स दिए गए हैं, ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स जो होते हैं यानी उन डेड बॉडीज़ जो होती हैं, एंड प्लांट प्रोडक्ट्स यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के छिलके हैं, पेपर्स हैं, हमारे क्लोथ्स हैं। अब आज के ज़माने में सारे ही क्लोथ्स बायोडिग्रेडेबल नहीं हैं। सूती कपड़े जो होते हैं, वूलन कपड़े होते हैं जो प्योर क्लोथ्स होते हैं, सिंथेटिक नहीं होते। लीव्स हैं, वुड्स हैं, ये सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। यानी कि अगर ये हम इन चीज़ों को, इन वेस्ट को ज़मीन में कहीं रख देंगे, कहीं फेंक देंगे या कहीं गाड़ देंगे तो वो बैक्टीरिया और फंगाई के थ्रू डिकम्पोज्ड हो जाएंगे और सॉइल के अंदर मिक्सअप हो जाएंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज डू नॉट रॉट और डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स और कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एग्जाम्पल्स आर ग्लास, प्लास्टिक एंड मेटल्स। अब देखिए यहाँ 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ग्लास, प्लास्टिक और मेटल्स। अब ये 3 ऐसे वेस्टेज हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। और क्या होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो कि डिकम्पोजर्स का उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं चल सके, यानी कि ऐसे वेस्टेज जो इजीली डिकम्पोज नहीं हो पाए एनवायरनमेंट के अंदर। ये 3 हैं, ग्लास, प्लास्टिक और मेटल्स। आप इन्हें अगर किसी ज़मीन में गाड़ देंगे तो आप 10, 20, 30 साल बाद भी उसको खोद कर देखेंगे तो वो एज इट इज़ वैसा ही होगा। कुछ उसके अंदर डैमेज होगा लेकिन वो इतना नहीं होगा। यानी इनकी जो रेट है डिकम्पोज होने की वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वक्त लेती है। इसलिए ये ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं एनवायरनमेंट में, क्योंकि इनकी ज़रूरत ज़्यादा है, ज़्यादा मात्रा पे मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, लेकिन डिकम्पोज्ड उतने ही अमाउंट में नहीं हो रहे हैं, इसलिए एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। द ब्लू एंड ग्रीन बिन्स आर यूज्ड टू सेग्रीगेट 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्टेज। द ग्रीन bin is used for biodegradable wastes, whereas the blue bin is for non biodegradable wastes। अब देखिए सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग सेग्रीगेट करना, किसी चीज़ को सेपरेट करना 2-3 चीज़ों को, मतलब 2 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा, अगर बहुत सारी चीज़ें आपके पास कलेक्ट हैं तो उन्हें सेपरेट करना, इसे कहते हैं हम सेग्रीगेशन। उनके पर्टिकुलर टाइप में, जैसे हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे हमारे पास वेजिटेबल पील्स भी हैं और पॉलीथीन्स भी हैं, तो हम क्या करेंगे, वेजिटेबल पील्स को तो अलग रख देंगे और पॉलीथीन को अलग रख देंगे, तो इसे सेग्रीगेट करना कहते हैं। सेम टाइप के उसको एक दूसरे से सेपरेट करना, सेम टाइप को। तो हमने यहाँ 2 बिन्स लिए हैं, एक तो ब्लू कलर का है और ग्रीन कलर का है। सो ये इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं टू सेग्रीगेट 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्ट। अब 2 अलग अलग तरीके के कचरे को, वेस्ट मटेरियल को सेपरेट करने के लिए। द ग्रीन बिन इज़ यूज्ड फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब ग्रीन बिन के अंदर तो हम वो सारे वेस्ट मटेरियल डालते हैं
जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं, और ब्लू बिन के अंदर हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डालते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट एट द सोर्स ऑफ इट्स जनरेशन मेक्स द प्रोसेस ऑफ वेस्ट कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग एफिशिएंट। अब सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट यानी कचरे को छांटना, अलग अलग करना, सेम टाइप के कचरे को एक जगह रखना, दूसरे टाइप को एक जगह रखना, लाइक वेजिटेबल पील्स को एक तरफ रख देना, प्लास्टिक को एक तरफ रख देना, कांच को एक तरफ रख देना, इसे सेग्रीगेशन कहते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट द सोर्सेज ऑफ इट जनरेशन मेक द प्रोसेस ऑफ वेस्ट कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग एफिशिएंट। अब इसी प्रोसेस ने जो वेस्ट कलेक्शन है यानी कचरे को इकट्ठा करना है, उनको कैसे रिसाइकिल करना है, इसको ईजी कर दिया है, एफिशिएंट बना दिया है इस प्रोसेस ने, सेग्रीगेशन ने, इस आइडिया ने। Green bins are used for collecting organic waste such as vegetables and fruit peels, food leftovers, eggshells, fish bones, rotten fruits and vegetables, tea bags, leaf plates, leaves, twigs, flowers, garden waste etc. अब ग्रीन बिन्स के अंदर हम सारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालेंगे, और हम जानते हैं कि क्या है, हमने पढ़ लिया कि जितने भी ऐसे वेस्ट हैं जो इजीली रोट हो जाएं डिकम्पोजर्स के थ्रू, वो बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में आते हैं। अब इसमें क्या होगा, ग्रीन बिन में फिर हम लोग क्या क्या डालेंगे, फ्रूट पील्स हुए, वेजिटेबल पील्स हुए, जितने भी छिलके हैं, जो खाना बच जाता है उसे हम लोग, जो लोग भी कचरे में फेंक देते हैं आपके घरों के डस्टबिन में, फिर वो सुबह आते हैं लेने, कचरा लेने आती है, उसके अंदर वो सब डंप कर दिया जाता है। फिर ये बड़े बड़े ग्राउंड्स में जाके डंप किया जाता है, और वहाँ इनका सेग्रीगेशन होता है, अलग अलग सेपरेट किए जाते हैं, और वहाँ पे ग्रीन बीन्स होते हैं, ब्लू बीन्स होते हैं। तो ग्रीन बिन के अंदर ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं। हमारा बचा हुआ खाना अगर कचरे में प्रेजेंट है, वेजिटेबल, फ्रूट के छिलके, हमारे अंडों के छिलके, मछली या जो भी कोई भी नॉनवेज है उसकी हड्डियाँ, रॉटन फ्रूट्स, सड़े हुए सब्जी फल, टी बैग्स होते हैं, बड़े शहरों में टी बैग्स का यूज़ किया जाता है, वो टी बैग्स डाले जाते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बिन में, ग्रीन बिन में। लीफ प्लेट्स हैं, धोने होते हैं जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, वो वाले प्लेट्स, लीव्स, ट्विग्स, फ्लावर्स, गार्डन वेस्ट एक्सेट्रा। ब्लू बिन्स आर यूज्ड फॉर कलेक्टिंग वेस्ट दैट कैन बी रिसाइकल्ड सच एज प्लास्टिक, पेपर, मेटल एंड ग्लास बॉटल। अब देखिए यहाँ एक वर्ड आया रिसाइकल्ड। रिसाइकल्ड का मतलब होता है जिसे हम दोबारा से नया बना सकें, दोबारा से उसे सही कर सकें। तो ब्लू बिन के अंदर ये सारी ऐसी वेस्ट मटेरियल्स डाले जाते हैं जो प्लास्टिक, पेपर, मेटल और ग्लास के बने हों, जिन्हें हम दोबारा रिसाइकल कर सकें। हम जानते हैं हम एग शेल को दोबारा रिसाइकल नहीं कर सकते, फिश बोन को रिसाइकल नहीं कर सकते, सड़ी हुई वेजिटेबल्स को, टी बैग्स को, इनको रिसाइकल नहीं कर सकते। आप एक फ्लावर को तोड़ लेंगे पेड़ से तो आप उसे दोबारा रिसाइकल नहीं कर सकते, वो एक बार टूट गया, अब वो सूखेगा ही सूखेगा, दोबारा वो नया नहीं होगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, प्लास्टिक, पेपर, मेटल एंड ग्लास बॉटल्स को हम दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं। एम टू शो दैट प्लास्टिक बैग्स हिंडर्स रोटिंग। अब हम इस एक्टिविटी में, यहाँ एक वर्ड आया है हाइंडर। तो हाइंडर का मतलब होता है किसी चीज़ को डिले कर देना, किसी चीज़ को रोक देना, या किसी प्रोग्रेस नहीं कर पाना किसी चीज़ पर, उसे हाइंडर, उस वर्ड को हाइंडर बोलते हैं। किसी चीज़ को मुश्किल कर देना, टू मेक समथिंग इनकम्प्लीट और समथिंग हार्ड। हाइंडर का मतलब होता है, यानी प्लास्टिक बैग हाइंडर्स रोटिंग, यानी कि प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो रोटिंग, जो सड़न होती है चीज़ों की, सॉइल के अंदर जो डिकम्पोजिंग एक्शन होता है, रोटिंग एक्शन होता है, उसको हाइंडर करता है प्लास्टिक बैग, यानी उसको कम कर देता है, रोक देता है, इसकी एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देता है विदाउट एनी प्रोसेस। मटेरियल्स नीडेड। अब हम इस एक्टिविटी में ये देखेंगे कि प्लास्टिक बैग कैसे हाइंडर करता है रोटिंग को, यानी कैसे इस एक्टिविटी को, जो रोटिंग एक्टिविटी है, इसे कम करता है। हमें क्या क्या मटेरियल्स चाहिए, लार्ज वुडन क्रैट शुड बी 2 feet डीप एट लीस्ट एंड और एन earthen pot, soil, organic waste such as dried leaves and grass, fruit and vegetable peels and a plastic bag। अब हम सबसे पहले तो एक लार्ज वुडन क्रैट ले लेंगे, बड़ा सा एक लकड़ी का बना हुआ क्रैट, मीन्स कोई 2 feet औंधा, आप एक बड़ा वो ले लीजिए टब टाइप, और एन earthen pot, एक मटका ले लेंगे, सॉइल लेंगे, थोड़ी सी मिट्टी ले लेना, ऑर्गेनिक वेस्ट, हम ऑर्गेनिक वेस्ट लेना है हमें, सच एज ड्राइड लीव्स, हमारे घरों पे प्लांट्स तो प्रेजेंट ही हैं, हम उनकी लीव्स भी ले सकते हैं, सूखी हुई पत्तियाँ, घरों पे जिसके गार्डन हो वो ग्रास ले सकता है, और सब्ज़ी और फ्रूट्स के छिलके तो हर घर में अवेलेबल है, हमें ये भी लेना है, और एक प्लास्टिक बैग ले लेना, पॉलीथीन ले लेना। मेथड, फर्स्ट फिल हाफ ऑफ द क्रैट और द earthen pot विथ सॉइल। अब हमने या तो क्रैट लिया है या earthen pot लिया है, यानी मटका लिया है, तो उसे हम आधा मिट्टी से भर देना है हमें।
सेकंड प्लेस हाफ ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट इन द क्रेट। अब हमने जो ऑर्गेनिक वेस्ट लिए थे लाइक लीव्स, ग्रास, फ्रूट, वेजिटेबल पील्स, अब हमें वहाँ रखना है। पहले तो हमने मटके को आधा मिट्टी से भरा, फिर उसमें कचरा रखेंगे। थर्ड, फिल द अदर हाफ ऑफ द वेस्ट इन द प्लास्टिक बैग एंड सिक्योर इट्स माउथ टाइटली। प्लेस द बैग टू इन द क्रेट। अब हमें दूसरा जो हमने आधा जो ऑर्गेनिक वेस्ट हमने लिया था लाइक ड्राइड लीव्स, ग्रास, फ्रूट और वेजिटेबल, उसमें आधा तो हमें उस मटके के अंदर रख देना है मिट्टी से ऊपर, जो हमने मटके को आधी मिट्टी से भरा था। फिर हम लोग ये सारे वेस्ट उसके ऊपर रख देंगे थोड़ा पास पास। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने प्लास्टिक बैग लिया है उसके अंदर हम ये आधा वेस्ट मटेरियल डालेंगे लाइक फ्रूट, पील्स, वेजिटेबल्स जो लिए थे उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक को तो प्लास्टिक बैग के अंदर भर दिया और दूसरे को ऐसे ही हमने मिट्टी के ऊपर फैला दिया उस मटके के अंदर। फिर उस प्लास्टिक बैग को भी हम बंद करके उस क्रेट के अंदर रख देंगे, मटके में रख देंगे। फिल द रेस्ट ऑफ द क्रेट विद मॉइस्ट सॉइल। अब हमने पहले आधा भरा था मटके को, अब हम आधा और भर देंगे ये सब कचरा रखने के बाद। और हमें ये ध्यान रखना है कि हमने जो भी कचरा लिया है वो ऑर्गेनिक हो और उसे हमें आधा आधा दो हिस्सों में बांटना है। एक पार्ट को, आधे पार्ट को हम ऐसे ही सेपरेट कर देंगे उस आधी मिट्टी पे जो हमने आधा मटका भरा था मिट्टी से, और दूसरे आधे पार्ट को हमें प्लास्टिक बैग के अंदर रख के भरना है और उसे उसमें रख देना है। और फिर हमने जो आधा मटका भरा था उसे पूरा मिट्टी से कवर कर देना है, उसमें और मिट्टी डालनी है कि वो पूरा भर जाए। फिफ्थ पॉइंट, कीप द अर्थन पॉट इन ओपन एंड स्प्रिंकल ए लिटिल वाटर ऑन द सॉइल एवरी डे टू कीप इट मॉइस्ट। अब हमें क्या करना है, अर्थन पॉट को, जो मटका है हमारा, उसको ओपन में रखना है, खुले में रखना है और रोज़ाना थोड़ा थोड़ा पानी उसके ऊपर स्प्रिंकल करना है ताकि वो मॉइस्ट, उसमें मॉइस्चर बना रहे। सिक्स पॉइंट, टेक आउट द कंटेंट्स ऑफ द क्रेट आफ्टर अबाउट 3 वीक्स एंड ऑब्जर्व देम। अब हमें क्या करना है, 3 हफ्ते तक उसको ऐसे ही करना है, डेली जाके उस पर पानी को स्प्रिंकल आउट करना है, पानी डालना है ताकि उसमें मॉइस्चर बना रहे। फिर 3 हफ्ते के बाद हमें उसके जो भी कंटेंट्स हमने उसके अंदर हमने दबाए थे, गाड़े थे, उन्हें निकालना है और उन्हें ऑब्जर्व करना है कि उनकी कैसी कंडीशन है। ऑब्जर्वेशन, fruit and vegetable peels and dried leaves and grass decomposed completely and got mixed with the soil। अब जो fruits और vegetable peels थे, dried leaves थे, grass था, वो सब अच्छी तरह से decomposed हो गए हैं, मिट्टी में अच्छी तरह से mixed up हो गए हैं। The waste inside the plastic bag did not decompose completely and could not get mixed with soil as the plastic bag did टू नॉट डिकम्पोज। अब हमने पढ़ा था कि प्लास्टिक बैग इजीली डिकम्पोज नहीं होता और उसने क्या करा, उसके अंदर हमने जितने भी हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट फिलअप करे थे जो इजीली सॉइल के थ्रू डिकम्पोज हो जाते अगर हम उन्हें खुले में रखते तो, लेकिन प्लास्टिक बैग के अंदर रखने की वजह से जो उनका रॉटिंग था वो हाइंडर हो गया, यानी प्लास्टिक बैग की जो खुद अपने आप में भी डिकम्पोज ईजीली नहीं होता, उसने उन चीज़ों को भी डिकम्पोज होने से प्रिवेंट किया। कंक्लूजन, अब हमने क्या कंक्लूजन निकाला इन एक्टिविटी से, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स रॉट और डिकम्पोज। अब जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं वो इजीली रॉट और डिकम्पोज होते हैं, वेयर इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स डू नॉट। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं लाइक प्लास्टिक, मेटल और ग्लास, ये इजीली डिकम्पोज्ड सॉइल के अंदर नहीं होते। मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, वेस्टेज कैन बी मैनेज्ड इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, कंपोस्टिंग। अब देखिए यहाँ कुछ वेज दिए गए हैं जिससे हम हमारे कचरे को ईजिली मैनेज कर सकते हैं, हमें उन्हें कैसे डंप करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये इस पैराग्राफ में बताया गया है। सो पहला है पॉइंट, कंपोस्टिंग। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ वेस्ट डिस्पोजल वेयर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिकम्पोजेज टू फॉर्म मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स। हम लोग क्या करते हैं, कंपोस्टिंग के अंदर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कलेक्ट करते हैं और डिकम्पोजर्स के थ्रू उसे डिकम्पोज करवाते हैं, जैसा हमने ऊपर करा था, वेजिटेबल फ्रूट पील्स लिए थे, तो ये कैसा था, कंपोस्टिंग मेथड था हमने जो अभी ऊपर एक्टिविटी में किया। द वेस्ट मटेरियल सच इज वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, वेस्ट फूड, लीव्स, ड्राइड फ्लावर्स, एगशेल्स एक्सेट्रा आर बरीड इन पिट्स फॉर कंपोस्टिंग। अब ये सारे जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं जो हमने ऊपर एक्टिविटी में दिए और यहाँ इस लाइन में मेंशन किए गए हैं, वेजिटेबल, फ्रूट पील्स वगैरह, इसे हम लोग बड़े बड़े पिट्स यानी गड्ढों के अंदर दबा देते हैं, बरी कर देते हैं, दफना देते हैं फॉर कंपोस्टिंग के लिए। और इसे ही हम कंपोस्टिंग कहते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल को ज़मीन में दफना देना, और जो ज़मीन के अंदर डिकम्पोजर्स तो प्रेजेंट हैं, फंगाई, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो इन्हें खा जाते हैं। इसी पूरे प्रोसेस को हम कंपोस्टिंग कहते हैं।
इट टेक्स ए फ्यू वीक्स फॉर द कंपोस्ट टू गेट रेडी। और ये जो बनेगा फिर, जैसे हमने ऊपर देखा 3-4 हफ्तों के बाद हमने जो निकाला था, तो जो बना 3-4 हफ्तों के अंदर उस अर्थन पॉट के अंदर ऊपर एक्टिविटी में, वो उसको हम कंपोस्ट बोलेंगे। तो इन सब चीज़ों को कंपोस्ट होने के लिए 3-4 हफ्ते तो लगेंगे ही लगेंगे। कंपोस्ट इज़ डार्क एंड क्रम्बली, और जो कंपोस्ट होगा, जो बनेगा कंपोस्ट, वो डार्क कलर का होता है, क्रम्बली होता है, एंड कैन बी एडेड टू द सॉइल टू मेक इट फर्टाइल एंड ग्रो हेल्दी प्लांट्स। और ये इस कंपोस्ट को हम ज़मीन के अंदर डालते हैं ताकि ये ज़मीन को फर्टाइल करें, उपजाऊ बनाए, और उसके अंदर जो भी प्लांट्स उगें वो हेल्दी उगें। वर्मी कंपोस्टिंग, it is a type of composting in which a type of earthworm called red worms is used to decompose biodegradable waste। अब देखिए यहाँ दूसरा टाइप का है मैनेजमेंट, जिसे हम कहेंगे वर्मी कंपोस्टिंग। देखिए इसमें नाम में एक वर्ड आया है वर्म। ये वर्म्स, जो वर्मी वर्ड है, ये हमेशा वर्म्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल ही लेना है इसमें भी, कंपोस्टिंग की ही तरह, पर इसके अंदर हम कुछ वर्म्स डालते हैं। और वो वर्म्स क्या होते हैं, रेड वर्म्स, अर्थवर्म्स। हम अर्थवर्म्स को कुछ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के ऊपर डाल देते हैं मिट्टी के अंदर, जिसकी वजह से ये डिकम्पोज होते हैं उन अर्थवर्म की एक्टिविटी की वजह से, और न्यूट्रिएंट्स हम उस ज़मीन को मिलते हैं। दीज वर्म्स फीड ऑन वेस्ट। अब ये जो वर्म्स हैं वो फीड करते हैं, यानी जो भी वो वेस्ट मटेरियल हमने डाला है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, उनके ऊपर ये फीड करते हैं, उनसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, एंड एक्सक्रीट न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर। और एक्सक्रीशन करते हैं उनकी बॉडी से, जो भी फीकस है, वेस्ट मटेरियल निकलता है, हम सबकी बॉडी से आउट होता है। तो ये जो रेड वर्म्स है, अर्थवर्म है, पहले तो इस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल को खाएंगे, फिर वो एक्सक्रीट आउट करेंगे। तो उस एक्सक्रीशन में जो भी, जैसे गाय, जो हमारी काउस बफेलोज होती हैं, ये लोग, इनका गोबर कितना ज़्यादा, जो भी डंग होता है, काउ डंग, कितना इसमें होता है, हम लोग उसके ऊपर एज ए फ्यूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही इन अर्थवर्म्स का जो एक्सक्रीशन होगा, एक्सक्रिएट होगा, इसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर होगा, विच कैन बी इजीली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। और ये प्लांट्स के थ्रू इजीली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। वर्मी कंपोस्ट कैन बी प्रिपेयर्ड इन 3 to 4 वीक्स। अब इसमें भी इतना ही टाइम लगता है, 3 से 4 हफ्तों का, वर्मी कंपोस्टिंग को प्रिपेयर करने के लिए। अब द थर्ड वन इज़ लैंडफिल। Large shallow areas used for disposal of municipal waste, which includes biodegradable as well as non-biodegradable waste, are called landfills। अब देखिए जो म्यूनिसिपल वेस्ट होता है, यानी जो इकट्ठा कचरा होता है बहुत सारा, भारी मात्रा में, जो हमारे घरों से ले जाया जाता है गाड़ियों के अंदर, और फिर उन्हें एक बड़े जगह पे डाल दिया जाता है। तो अब इतने बड़े वेस्ट को हम कैसे डिकम्पोज करें या डिस्पोज करें, केसेस को ठिकाने लगाएं। तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े खड्डे खोदते हैं, लार्ज शैलो एरियाज़, उसके अंदर हम इस कचरे को डाल के ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं, इसे ही हम लैंडफिल कहते हैं। द गार्बेज इज़ मेड इनटू कॉम्पैक्ट पैकेट्स एंड प्लेस्ड इन लेयर्स। और इन्हें हम पैकेट्स के अंदर अरेंज करते हैं और लेयर बाय लेयर इन्हें डालते हैं उन गड्ढों में, शैलो एरियाज़ में। A landfill site is used until it is full and then it is covered with green grass। अब जो एक लैंडफिल साइट है, यूज्ड, इट इज़ फुल एंड देन इट इज़ कवर विद ग्रीन ग्रास, तब तक यूज़ की जाती है, हम लोग यूज़ करते हैं। उसके ऊपर हम लोग लेयर बाय लेयर पैकेट में कचरा डालते हैं, फिर ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, और फिर क्या होती है, उसके ऊपर हरी घास से उसे कवर अप कर दिया जाता है। देयर आर सेवरल एनवायरमेंटल रिस्क एसोसिएटेड विद लैंडफिल्स। अब इसी लैंडफिल की वजह से काफ़ी सारे एनवायरमेंटल रिस्क एसोसिएट हो गए हैं, इस लैंडफिल से डेवलप हो गए हैं, आने लगे हैं ऐसे एनवायरमेंटल रिस्क। फॉर एग्जाम्पल द केमिकल्स फ्रॉम स्लोली डिकम्पोजिंग वेस्ट कैन सीप डाउन एंड पॉल्यूट द ग्राउंड वाटर्स। अब देखिए हमने लैंडफिल्स के अंदर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी लिया है, यानी प्लास्टिक, मेटल, इनसे बना हुआ कचरा, जो नॉन यूजेबल मटेरियल है, वो भी हमने इन ज़मीनों के अंदर गाड़ा है। अब इनके अंदर से निकलने वाला केमिकल जब ये धीरे धीरे डिकम्पोज होंगे, तो ऑब्वियस है कि इनकी जो भी जिस चीज़ से ये मिलके बने होंगे, वो क्या करेगी, सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएगी, और वो धीरे धीरे सीप करते हुए, रिसते हुए, जो ग्राउंड वाटर है हमारा, जिन्हें हम हैंडपम्प के थ्रू निकालते हैं, उसके अंदर चली जाएगी और उसे पॉल्यूट कर देगी। वेंगुर्ला टाउन, यहाँ एक टाउन दिया गया है। वेंगुर्ला टाउन इज़ ए टाउन इन सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की एक डिस्ट्रिक्ट है
सिंधुदुर्ग, वहाँ पे एक टाउन है वेंगुर्ला टाउन. इट इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू टाउन्स इन इंडिया टू हैव सक्सेसफुली कन्वर्टेड ए लैंडफिल इनटू ए वेस्ट मैनेजमेंट पार्क कॉल्ड स्वच्छ भारत वेस्ट पार्क. अब इस टाउन में क्या करा है इसने, यहाँ जो लैंडफिल एरियाज़ थे उसने इसे एक वेस्ट मैनेजमेंट पार्क के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, स्वच्छ भारत पार्क और वेस्ट पार्क. द पार्क हैज़ ए बायोगैस प्लांट फॉर वेट वेस्ट. अब पार्क के अंदर एक बायोगैस प्लांट लगाया गया है जो गीला वेस्ट होता है, वेट वेस्ट होता है, उसके लिए. कंपोस्ट पिट्स हैं, ए सेग्रीगेशन यार्ड है. सेग्रीगेशन मैंने बताया था, किसी भी दो कचरे को, सिमिलर कचरे को आपस में सेपरेट करना. एंड ए प्लास्टिक क्रशर यूनिट, और वहाँ पे एक प्लास्टिक को क्रश करने का भी एक यूनिट है. इट ऑल्सो हैज़ फ्रूट ट्रीज एंड ऑर्गेनिक फार्म. इस पार्क के अंदर फ्रूट ट्रीज भी पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक फार्म भी पाए जाते हैं. हेयर 5 टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट वाज प्रोसेस्ड एंड यूज टू ले 5 किलोमीटर ऑफ रोड अक्रॉस द टाउन. अब यहाँ पे 5 टन कचरा, प्लास्टिक का कचरा प्रोसेस किया जाता है एंड यूज टू ले 5 किलोमीटर रोड. और हमने इस टाउन के अंदर इन लोगों ने प्लास्टिक के कचरे से 5-5 किलोमीटर लंबे रोड्स बना दिए गए हैं. दिस हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू द कम्बाइंड एफर्ट ऑफ पीपल एंड गवर्नमेंट. और ऐसा किस लिए पॉसिबल हो पाया है, कम्बाइंड एफर्ट, मिली हुई एफर्ट्स आपस में, पीपल और गवर्नमेंट, जो इस टाउन के जो लोग हैं और इस टाउन में जो गवर्नमेंट रन कर रहे हैं लोग, इन लोगों के कम्बाइंड एफर्ट्स की वजह से, आपस में मिलके जो इन लोगों ने काम करा है, इस वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है ऐसा पार्क बनाना, जहाँ प्लास्टिक के कचरे से रोड्स बना दिए जाते हैं. पीपल सॉर्ट देयर ट्रैश एट देयर होम्स इनटू एज many as 4 separate bins for kitchen waste, paper waste and assorted recyclables. अब देखिए यहाँ के लोगों ने क्या करा, 4 बिन्स रखे, और जहाँ तक हो सके इन लोगों ने कोशिश की कि ये अपने जितना भी इनके घर से, ऑफिस से, स्कूल से कचरा निकलता है, वो इन चारों बिन्स में अलग अलग कचरे को डालें. फॉर एग्ज़ाम्पल, इन्होंने एक बिन लिया किचन वेस्ट के लिए, दूसरा बिन लिया पेपर के लिए, तीसरा प्लास्टिक के लिए, और चौथा असॉर्टेबल रिसाइकेबल्स के लिए, यानी कि ऐसे मटेरियल्स, ऐसे ऑब्जेक्ट जिन्हें हम इजीली रिसाइकेबल कर सकें, लाइक आपकी प्लास्टिक बॉटल्स हुई या फिर आपके मेटल कैंस वगैरह, या जो भी रिसाइकेबल नहीं है उनके लिए असॉर्टेड रिसाइकेबल्स. द स्टेट गवर्नमेंट कन्फर्ड वेंगुर्ला द वसुंधरा अवार्ड 2017 फॉर इट्स ग्रीन इनिशिएटिव्स. अब जो स्टेट गवर्नमेंट थी, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, हम इसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, जो भी स्टेट में गवर्नमेंट रन करती है, उसने वेंगुर्ला को वसुंधरा अवार्ड से दिया, वसुंधरा अवार्ड 2017 फॉर इट्स ग्रीन इनिशिएटिव्स, यानी कि अपने एनवायरनमेंट को हरा भरा रखने के लिए, पॉल्यूशन फ्री रखने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने इस टाउन को अवॉर्डेड किया. वेंगुर्ला हैज़ बीन एबल टू अचीव 100% सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अंडर द स्वच्छ भारत अभियान. अब इस टाउन ने क्या करा, जितना भी सॉलिड वेस्ट था इस टाउन से जो भी निकलता था, पूरे ही वेस्ट को इसने इजीली मैनेज कर लिया अंडर द स्वच्छ भारत अभियान. 3 R's ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट. देखिए, हमने हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में 3 R's देखे थे, रिड्यूस, रिसाइकल और क्या था एक थर्ड वन, इज रीयूज़ एंड रीयूज़. रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल, ये 3 R's देखे थे. अब इसे हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे. इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आवर अर्थ विल टर्न इनटू एन ओपन डंप यार्ड. इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब होता है ऐसा मैनेजमेंट जो कि कुछ रिजल्ट दे हमें. हम लोग ऐसे उस मैनेजमेंट को करने में ऐसे प्रोसेस लें जिससे हमें एक इफ़ेक्ट मिले, कुछ रिज़ल्ट मिले उसका अच्छा. तो हमें ऐसा इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट करना चाहिए हमारे वेस्ट को करने के लिए, मैनेज करने के लिए. अदरवाइज आवर अर्थ विल टर्न इनटू एन ओपन डंप यार्ड, और नहीं तो अन्यथा हमारी जो अर्थ है वो एक ओपन डंप यार्ड में कन्वर्ट हो जाएगी. द कंसेप्ट ऑफ 3 R's, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल, कैन टू सम एक्सटेंट help us in managing especially the non biodegradable waste. अब देखिए, जो ये 3 R's हमने लिए हैं, कंसेप्ट ऑफ 3 R's, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल, इसमें हमें क्या करना चाहिए, ये हमने एक कंसेप्ट निकाला है जिसकी वजह से हम इजीली नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मैनेज कर सकें. वी शुड ऑल ट्राई टू रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. अब जितना भी हम वेस्ट निकाल रहे हैं हमारे घरों से, ऑफिस से, हमें उनको या तो रिड्यूस करना चाहिए, या तो कम करो आप उस वेस्ट को, या रीयूज़ करो, या उसका दोबारा रीयूज़ करो, या उसको रिसाइकिल करो, या उसकी रिसाइकलिंग करो. बायोडिग्रेडेबल की भी और नॉन बायोडिग्रेडेबल की भी हमें करना चाहिए. रिड्यूस, वी आर प्रोड्यूसिंग मोर वेस्ट देन एवर बिफोर. अब हम इस सदी के अंदर
इससे पहले कभी इतना कचरा नहीं निकाला गया ह्यूमन बींग्स के थ्रू जितना हम आज के दौर में निकाल रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं. We have become accustomed to being disposable items in our day-to-day life without realizing its impact on environment. अब देखिए क्या हो रहा है, हम लोग एक्स्टम का मीनिंग होता है आदी हो जाना. अब जितने भी डिस्पोजेबल आइटम्स हैं हमारे, हम आदी हो चुके हैं उनका यूज़ करने के लिए, और उन्हें यूज़ में लेने के बाद थ्रो आउट कर देते हैं. तो इन चीज़ों के हम लोग आदी हो चुके हैं, और हमें विदाउट रियलाइजिंग, हमें ये रियलाइज़ ही नहीं है कि हम जो चीज़ें फेंक रहे हैं हमारे यूज़ करके, जिनका हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कचरा हम लोग एनवायरनमेंट में फेंक रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे एनवायरनमेंट पर, हमारे सराउंडिंग्स पर. वी नीड टू रिड्यूस द वेस्ट जनरेट बाय अस. अब हम जितना भी वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, डे बाय डे वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसे हमें रिड्यूस करना चाहिए. हमें ऐसे मेजर्स निकालने चाहिए जिसकी वजह से हम इस वेस्ट को कम कर सकें, रिड्यूस कर सकें. द फॉलोइंग आर ए फ्यू सजेशंस फॉर रिड्यूसिंग वेस्ट. अब यहाँ कुछ सजेशंस दिए गए हैं कि कैसे हम इन वेस्ट को कम कर सकें. फर्स्ट, अवॉइड बाइंग थिंग्स यू डू नॉट रियली नीड. अब हमें ऐसी चीज़ों को बाय करना ही नहीं चाहिए जिसकी हमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं है. अवॉइड द यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल कप्स, स्पून्स एंड स्ट्रॉ. यूज़ रीयूजेबल आइटम्स इंस्टीड. अब देखिए हमें ऐसे आजकल डिस्पोजेबल कप्स, स्पून्स, स्ट्रॉज चल गए हैं. कितनी भारी मात्रा में डिस्पोजेबल जो हमारे प्लेट्स वगैरह हैं इनका मैन्युफैक्चर हो रहा है. इसलिए हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि ये सारे लीव्स से बने होते हैं, डिस्पोजेबल जो भी हैं कागज़ के बने होते हैं, लेकिन इसके बाद भी इन्हें 3-4 हफ्तों का 3-4 हफ्तों का टाइम लगता है इन्हें डिग्रेड होने में सॉइल के अंदर. और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको वेस्ट को निकाल रहे हैं. यानी ये डिग्रेड इतना नहीं हो रहे हैं जितना हम इन वेस्ट को जनरेट एनवायरनमेंट में कर रहे हैं. इसलिए हमें रीयूजेबल आइटम्स का यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ डिस्पोजेबल कप्स, स्पून्स और स्ट्रॉ का. अवॉइड द यूज़ ऑफ फैंसी नॉन बायोडिग्रेडेबल रैपर्स फॉर पैकेजिंग एंड गिफ्ट रैपिंग. अब हम लोग गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को, गिफ्ट्स वगैरह पे हम लोग पैकेजिंग करते हैं, तो हमें ऐसे फैंसी नॉन बायोडिग्रेडेबल रैप्स का अवॉइड करना चाहिए जो कि ईजी एनवायरनमेंट में मिक्सअप होके पॉल्यूशन क्रिएट करें. प्लास्टिक के पेपर्स आते हैं जिसे हम रैप करते हैं, तो हमें इन प्लास्टिक के रैप्स को अवॉइड करना चाहिए. इनकी जगह हमें जो पेपर के जो रैप्स आते हैं उनका यूज़ करना चाहिए. यूज़ ऑल न्यूज़ पेपर्स इंस्टीड. अब हमें गिफ्ट रैप, अब देखिए यहाँ पर एक रीयूज़ भी बताया गया है इसका. हम लोग जो गिफ्ट को रैप करते हैं, इसे पन्नियों से रैप करने की जगह जो हमारे पास न्यूज़पेपर है हम उनसे भी इन्हें रैप कर सकते हैं. अवॉइड डिस्पोजेबल नैपकिन्स. अब जो नैपकिन्स हैं, आपने देखा होगा कागज़ के पतले पतले नैपकिन्स चलते हैं, हम लोग जिन्हें एक बार यूज़ करके थ्रो कर देते हैं, इनका हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये हर घरों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, भारी मात्रा में इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, लेकिन ये उतने ही अमाउंट में सॉइल के अंदर डिके नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें 2-4 हफ्तों का वक्त चाहिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिकम्पोज होने के लिए, और डिकम्पोज होने से पहले ही नया वेस्ट मटेरियल जनरेट ह्यूमन बींग्स के थ्रू कर दिया जाता है. यूज़ क्लॉथ वंस इंस्टीड. अब नैपकिन की जगह हमें क्लोथ्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिन्हें हम वॉश कर सकें और दोबारा उसका यूज़ कर सकें. अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स. यूज़ क्लॉथ बैग्स इंस्टीड. अब हमें प्लास्टिक के जो बैग्स हैं, पॉलीथीन्स हैं, इनका भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्लॉथ बैग्स का इस्तेमाल करना चाहिए. और अगर किसी के घर में प्लास्टिक बैग्स अवेलेबल हैं, जो लोग प्लास्टिक बैग्स का यूज़ करते हैं, तो उन्हें अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ करना चाहिए जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें. नॉर्मली हम लोग जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मार्केट से लेकर आते हैं वो प्लास्टिक अच्छा नहीं होता, काफ़ी पतली पतली पॉलीथीन्स होती हैं, तो वो 1-2 बार से ज़्यादा इस्तेमाल हम उन्हें नहीं कर सकते, वो फट जाती हैं. अब प्लास्टिक तो वही टाइम लेगा डिकम्पोज होने के लिए जो वो लेता है, लेकिन अब आप देखिए, आप एक दिन फ्रूट्स लेकर आएंगे, एक दिन वेजिटेबल्स लेकर आएंगे, पन्नियाँ आपकी 2-3 बार के यूज़ में ख़राब हो जाएंगी, फिर आप उसे ऐसे ही थ्रो कर देंगे. फिर कल दोबारा नए फ्रूट्स ले आएंगे दूसरी नई पन्नियों में, फिर आपके घर में कितनी सारी पॉलीथीन्स इकट्ठी हो जाएंगी. लेकिन इसके बजाय आप अगर एक अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक बैग ले रहे हैं या कपड़े से बना बैग ले रहे हैं, उसके अंदर आप अपनी वेजिटेबल फ्रूट्स ला रहे हैं, तो वही चीज़ कितने वक्त तक चलेगी. आप इसे अपने घर में भी करके देख सकते हैं. जितनी भी पॉलीथीन्स हैं उन सबको आप एक साथ इकट्ठा करके कहीं कोने में रख दीजिए. उसकी जगह एक अच्छी क्वालिटी का या तो एक प्लास्टिक बैग ले लीजिए, रख लीजिए, या कपड़े से बना बैग इस्तेमाल करिए. ये सबसे अच्छी तरीका है, सबसे अच्छा वे है. अब आप देखेंगे
कि वही एक अच्छी मटेरियल जो प्लास्टिक है, अच्छा प्लास्टिक है, उसका मटेरियल का वो कितने ही दिन काम करता है, काफ़ी दिन तक चल जाएगा, 1 महीने तक आराम से। और अब आप ये देखिए कि 1 महीने के अंदर आप कितनी बार बाज़ार से सब्जियां लाते हैं, सामान लाते हैं, और कितना सारा प्लास्टिक हमारे पास इकट्ठा हो जाता है। तो उस इकट्ठे हुए प्लास्टिक की जगह हम एक प्लास्टिक बैग इस्तेमाल कर सकते हैं, या उस प्लास्टिक बैग की जगह भी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लॉथ से बना, कपड़ों से बना बैग इस्तेमाल कर सकते हैं। अवॉइड गैजेट्स दैट यूज़ सिंगल यूज़ बैटरीज। अब हमें ऐसे गैजेट्स भी अवॉइड करने हैं जिनकी बैटरीज़ को हम सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद यूज़ द वंस दैट हैव रिचार्जेबल बैटरीज। हमें ऐसे गैजेट्स यूज़ करने जाएंगे जिसकी बैटरी रिचार्जेबल हों। द सेकेंड वन इज़ रीयूज़। अब देखिए इसको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। Reuse. We can reuse several old and unwanted things for new purposes to prevent them from ending up in landfills. अब देखिए हमारे पास काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं, काफ़ी ऐसे थिंग्स, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होते हैं जिसे हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार का यूज़ करने के बाद इसे फेंकने के बजाय हम दोबारा इसका यूज़ कर सकते हैं फॉर न्यू पर्पसेस टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम एंडिंग अप इन लैंडफिल। और हम क्या कर सकते हैं, इसे लैंडफिल्स में जाने से प्रिवेंट कर सकते हैं। ये क्या है, हमारा दोबारा इस्तेमाल की जा सकती है। फर्स्ट वन इज़ द फॉलोइंग आर ए फ्यू सजेशन फॉर रीयूजिंग वेस्ट। अब यहाँ पे देखिए कुछ 5 सजेशन दिए गए हैं जिसे हमें बताया गया है कि हमारे पास ऐसे कैसे वेस्ट मटेरियल्स हैं, अनयूज मटेरियल हैं जिन्हें हम इसका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट, रीयूज़ ओल्ड ग्लास जार्स एंड प्लास्टिक कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग यूजफुल थिंग्स। अब देखिए हमारे पास ग्लास जार्स प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स प्रेजेंट होते हैं, तो अब हमें नए लाने की जगह इन्हें डंप करके दोबारा नए ख़रीदने से अच्छा है कि इसे ही हम दोबारा यूज़फुल चीज़ों में, हमारी जो अलग अलग चीज़ें हैं उन्हें स्टोर करके इनमें रख सकें। रीयूज स्पेयर पेजेस ऑफ योर नोटबुक्स एंड द ब्लैंक साइड्स ऑफ द कैलेंडर पेजेस टू मेक हैंडी नोट पेड्स। अब देखिए कुछ हमारे नोटबुक्स में ऐसे पेजेस होते हैं जहाँ हम क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं, तो कुछ नीचे जगह रह जाती है, हम उन ऐसे बचे हुए लाइन्स को काट कर एक हैंडी नोटपैड बना सकते हैं, या कुछ जो हमारी नोटबुक्स के अंदर लास्ट में पेजेस रह गए हैं उनका भी हम नोट पेड्स या हमारे नोट्स बनाने के काम में, रफ पेजेस के काम में ले सकते हैं। रीयूज ओल्ड बकेट्स, बॉटल्स एंड कैंस फॉर प्लांटिंग न्यू ट्रीज। अब देखिए हमारे घरों में बकेट्स प्रेजेंट होती हैं, बॉटल्स प्रेजेंट होती हैं, कैंस प्रेजेंट होते हैं, तो इनका भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम सॉइल डाल के छोटे छोटे प्लांट्स को इनके अंदर उगा सकते हैं। रीयूज ओल्ड क्लोथ्स फॉर मेकिंग क्लॉथ बैग्स, टेबल नैपकिन्स एंड स्कार्फ्स। अब देखिए जो पुराने कपड़े हैं हमारे पास, हम उनके क्लॉथ बैग्स बना सकते हैं, सामान लाने के लिए बड़े बड़े बैग्स बना सकते हैं क्लॉथ्स के, टेबल नैपकिन्स बना सकते हैं, टेबल पर रखने वाले नैपकिन्स, और स्कार्फ्स बना सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड एंड अनवांटेड थिंग्स टू दोज इन नीड्स। अब देखिए हमारे पास जो ऐसी चीज़ें हैं जो अनवांटेड है, जो हमें अब नहीं चाहिए, हमने उन्हें काफ़ी यूज़ कर लिया है, लेकिन उनका हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हम करना नहीं चाहते, तो हम किसी और को भी उन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दूसरे लोगों में भी। द थर्ड वन इज़ रिसाइकल। वेस्ट कैन बी सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। अभी तक तो हम वेस्ट के ये देख रहे थे कि हम इसे कैसे मैनेज करें, लेकिन अब हम इन्हें हमारे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स में भी इसका यूज़ कर सकते हैं फॉर मेकिंग न्यू थिंग्स आउट ऑफ ओल्ड थिंग्स। कैसे कर सकते हैं, पुरानी चीज़ों से नई चीज़ों को बनाकर। द प्रोसेस बाय विच वेस्ट मटेरियल्स आर प्रोसेस्ड टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड रिसाइकलिंग। अब देखिए जो पुराने मटेरियल्स हैं उनको हम दोबारा, जो वेस्ट मटेरियल है हमारे पास, उनको ऐसे प्रोसेस करें कि हम उनसे नए प्रोडक्ट्स बना लें, इसे ही हम रिसाइकलिंग कहते हैं। अब ये प्रोसेस्ड का होते हैं, या तो फैक्ट्रीज़ में होंगे या आप घरों पर भी कुछ का कर सकते हैं। मटेरियल सच इज ग्लास, मेटल्स, प्लास्टिक्स एंड पेपर्स कैन बी कलेक्टेड, सेग्रीगेटेड, श्रेडेड एंड मेल्टेड टू मेक न्यू थिंग्स। अब देखिए ग्लास, मेटल्स, प्लास्टिक और पेपर, ये सब अलग अलग पहले तो कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, कचरा वाला आता है, ये सब ले जाता है, सब कुछ लेके हम लोग बेचते भी हैं इन्हें रद्दी वाले को। तो ये सब क्या होते हैं, पहले तो कलेक्ट किए जाते हैं, फिर सेग्रीगेट किए जाते हैं। बताया था मैंने, सेग्रीगेट किसी भी दो से ज़्यादा चीज़ों को सेम चीज़ों में सेपरेट करना, यानी अगर हमारे पास एक बकेट के अंदर मेटल, ग्लास, प्लास्टिक, पेपर्स का बहुत सारा कचरा है, तो ग्लास को अलग कर देना, मेटल्स को सारे को अलग कर देना, प्लास्टिक, पेपर्स को अलग अलग कर देना। इस मेथड को सेग्रीगेट कहते हैं। श्रेड करना उन्हें, और उन्हें पिघला देना। जो चीज़ श्रेड हो सकती है उन्हें श्रेड कर देना, और जिन्हें हम पिघला सकते हैं जैसे ग्लास, मेटल्स को, उन्हें पिघला देना टू मेक न्यू थिंग्स। तो पिघला कर नई चीज़ें बनाना, इसे ही हम रिसाइकलिंग कहते हैं।
The problems of plastic. Plastic are used extensively टू मेक ऑब्जेक्ट्स दैट आर लाइट वेट चीप ड्यूरेबल एक्सेट्रा। अब देखिए प्लास्टिक है, इसे हम भारी मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसी चीज़ें बनाने के लिए, ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो कि लाइट वेट हों, चीप हों यानी सस्ते हों और ड्यूरेबल हों, जो ज़्यादा चल सकें। विदाउट रियलाइजिंग दैट देयर सेफ डिस्पोजल इज़ नॉट पॉसिबल। और हमें ये जाने बगैर कि प्लास्टिक का सेफ डिस्पोजल पॉसिबल नहीं है, यानी प्लास्टिक ईजीली नेचर में डिकम्पोज नहीं होता। Plastic have become a huge problem for the planet as they are non-biodegradable and also release harmful gases upon being burned। अब देखिए प्लास्टिक की यहाँ दो चीज़ें बताई गई हैं, एक तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की कैटेगरी में आता है और अगर हम इसे बर्न करेंगे तो प्लास्टिक के जलने पे हार्मफुल गैसेस एनवायरनमेंट में रिलीज़ होती हैं। और यही तो चीज़ें हमारे प्लानट में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। प्लास्टिक की ये जो क्या कहीं ने क्वालिटीज़ जो हैं, एक तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, दूसरा बर्न करने पर ये हार्मफुल गैसेस रिलीज़ करता है। ओनली सर्टेन प्लास्टिक आर्टिकल्स सच एज बकेट्स, बॉटल्स, टॉयज, बैग्स एंड कॉम्स कैन बी रिसाइकल्ड। और प्लास्टिक से बनी हुई कुछ चीज़ें ही, आप सारे ही ऑब्जेक्ट जो प्लास्टिक से मिलके बनते हैं उन्हें आप रिसाइकिल नहीं कर सकते। यानी ऊपर जो प्रोसेस दे रखा था कि या तो श्रेड करके या मेल्ट करके उन्हें नई चीज़ों में बना देना, रिसाइकलिंग कहते हैं हम उसे, रिसाइकिल कर देना, तो सारी ही चीज़ें प्लास्टिक की रिसाइकिल नहीं हो सकती। बस कुछ ही बकेट्स, बॉटल्स, टॉयज़, कॉम्स रिसाइकिल किए जा सकते हैं। देयरफॉर वी शुड रिड्यूस द एंड रीयूज प्लास्टिक आइटम्स एज मच एज पॉसिबल। अब इसी वजह से हमें जो प्लास्टिक के आइटम्स हैं उन्हें या तो रिड्यूस करना चाहिए, यानी कि उनकी पैदावार में कमी करनी चाहिए और उसका इस्तेमाल भी कम से कम करना चाहिए, या उन्हें रीयूज़ कर लेना चाहिए, या जो भी हमारे पास प्लास्टिक के आइटम्स हैं हमें नए ख़रीदने की जगह पुराने वालों का ही इस्तेमाल करते रहना चाहिए। प्लास्टिक बैग्स शुड बी टोटली बैंड एज दे आर हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। अब प्लास्टिक बैंड्स को पूरी तरीके से बैंड कर देना चाहिए क्योंकि ये एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हैं। द फॉलोइंग आर सम सजेशंस फॉर रिड्यूसिंग, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग प्लास्टिक्स। अब ये कुछ सजेशंस यहाँ पे भी दिए गए हैं प्लास्टिक को कैसे हमें रिसाइकिल करना है और रीयूज़ करना है। फर्स्ट, प्रीफर क्लॉथ बैग्स फॉर ग्रॉसरी शॉपिंग इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। अब मैंने बताया था कि हमें जब भी हम शॉपिंग करने जाएँ, वेजिटेबल्स या कुछ ख़रीदने जाएँ, तो हमें प्लास्टिक बैग्स की जगह पेपर बैग्स का या क्लॉथ बैग्स का यूज़ करना चाहिए। यूज़ ओल्ड प्लास्टिक कंटेनर्स टू ग्रो प्लांट्स और टू स्टोर थिंग्स। अब देखिए अगर आपके पास कुछ ऐसे प्लास्टिक कंटेनर्स हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करते करते बोर हो गए हैं, उन्हें आप फेंकना चाहते हैं, तो फेंकने की जगह आप उसके अंदर कुछ प्लांट्स को ग्रो भी कर सकते हैं या कुछ चीज़ें उनमें स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हम तो डेली ही कुछ ना कुछ ख़रीदते ही रहते हैं, मंथली शॉपिंग करते ही रहते हैं, तो हम उसके अंदर कुछ हमारे पुरानी चीज़ें भी स्टोर करके रख सकते हैं। थर्ड वन इज़ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी कैरिड फ्रॉम होम इंस्टेड ऑफ बाइंग पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द मार्केट। अब देखिए ड्रिंकिंग वाटर शुड बी कैरिड फ्रॉम होम। अब हमें जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें डायरेक्ट होम के अंदर लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ बाइंग पैकेज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द मार्केट। अब जो बोतलों के अंदर पैकेज हुआ हुआ पानी मिलता है, प्रोवाइडेबल है, उसको ख़रीदने की जगह हमें डायरेक्टली लाइक कैंपर्स आते हैं, पानी के कैंपर्स आते हैं मीठे पानी के, हमें वो घर में लाके हमारे जो अर्थन पॉट से मटके हैं उसमें डाल के उसका इस्तेमाल करना चाहिए। सेग्रीगेट प्लास्टिक्स दैट कैन नॉट बी यूटिलाइज इन एनी वे एंड गिव दैम टू ए कबाड़ी वाला फॉर रिसाइकलिंग। सेग्रीगेट का मतलब मैंने बताया था जो भी ऐसा जितना भी प्लास्टिक है जिसे हम अब यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, जो ख़राब हो गया है या जिसे हम यूटिलाइज़ नहीं करना चाहते, जिसे हम यूज़ करते करते बोर रह गए हैं, हमें कुछ नया चाहिए, तो हमें उसको दूसरे जो भी हमारा रीयूजेबल प्लास्टिक है उससे सेग्रीगेट करके, सेपरेट करके कबाड़ी वाले को दे देना चाहिए ताकि वो आगे रिसाइकलिंग के लिए इसे सेंड कर दें। सेविंग पेपर। पेपर इज़ मेड फ्रॉम द वुड ऑफ ट्रीज़। हम जानते हैं पेड़ों की लकड़ी से पेपर बनता है। ट्रीज़ आर एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स एज दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन। अब एक ट्री एक हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है क्योंकि ये एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को तो एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। और हम हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में इन दोनों ही गैसेस के इफ़ेक्ट्स पढ़ चुके हैं कि ये किस काम आती हैं और इनके क्या नुकसान हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं एनवायरनमेंट में और ऑक्सीजन कितनी यूज़फुल है हम सब के लिए। ये हम हमारे प्रीवियस क्लासेस में चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। इट इज़ देयरफॉर एडवाइजेबल टू यूज़ पेपर जुडिशियसली। इसलिए हमें ये एडवाइस भी दी जाती है, हमें पता है पेपर एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, लेकिन उसके बाद भी हमें इसका इस्तेमाल एक
मैनर में करना चाहिए, रेस्पेक्टेड एक पर्टिकुलर मैनर में करना चाहिए। अब माना कि पेपर को हम दोबारा डिकम्पोज हो सकता है, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन नहीं फैलाएगा, लेकिन पेपर का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा? पेड़ों की कटाई से, वुड से बनेगा, तो पेड़ काटे जाएंगे पेपर को बनाने के लिए, तो भी एक एनवायरनमेंट के अंदर एक सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। द फॉलोइंग आर सम सजेशंस फॉर रिड्यूसिंग, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग पेपर्स। अब यहाँ कुछ सजेशन दिए गए हैं ये 3 Rs के लिए। यूज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल्स इंस्टेड ऑफ पेपर वंस एज फॉर एज पॉसिबल। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स का हमें यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ पेपर वंस एज फॉर एज पॉसिबल। अवॉइड प्रिंटिंग ईमेल्स, बिल्स एंड मैसेजेस एज मच एज पॉसिबल। अब पेपर्स के ऊपर आप एक दूसरे को मैसेज भेज रहे हो, ईमेल्स भेज रहे हो, बिल्स भेज रहे हो, कुछ प्रिंट करके भेज रहे हो, इसका भी हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अवेलेबल हैं जो रिचार्जेबल हैं, जिनकी बैटरीज हम दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं। तो जहाँ तक हो सके हमें ये सारी चीज़ें हमारे इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू ही करनी चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें और पेपर का हम लोग इस्तेमाल कम से कम कर सकें। क्योंकि पेपर का इस्तेमाल अगर हम ज़्यादा करेंगे तो मार्केट में भी इसकी डिमांड ज़्यादा होगी कि भाई ज़्यादा मात्रा में पेपर बिक रहा है, आगे ऑर्डर्स दिए जाएंगे कंपनीज़, फैक्ट्रीज़ को कि इसका मैन्युफैक्चरिंग आप ज़्यादा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फिर ये लोग पेड़ काटेंगे और हमारा एनवायरनमेंट में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। वी शुड यूज़ बोथ साइड्स ऑफ पेपर फॉर राइटिंग और प्रिंटिंग। अब देखिए, हमारे पास आजकल एक नई नई कॉपीज़ चल गई हैं साइंस की। एक तरफ तो प्लेन मार्क होता है जहाँ हम डायग्राम्स बनाते हैं और एक तरफ लाइनिंग होती है, तो हमें ऐसी भी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और हमें दोनों ही साइड्स पर पेपर के लिखना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा लाइन्स छोड़ के लिखते हैं या पेपर्स छोड़ देते हैं, बीच में उनका एक पेज छूट जाता है, तो हमें ऐसा करना अवॉइड करना चाहिए। रिसाइकल यूज़ पेपर्स। अब हमने जो पेपर यूज़ कर लिए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकिल करना चाहिए। आप लोग बॉन फायर करते हो तो उसमें आप वुड की जगह इन पेपर्स को भी रख सकते हो या और किसी चीज़ के लिए भी। अब ये हमारा गार्बेज इन गार्बेज आउट वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।